applied to a resistor, AC voltage applied to a inductor. इसमें नहीं होगा। कैपेसिटर कब पाया रे? इंडक्टर हुआ ना। थोड़ा सा रिकैप करते हैं, बात मत करो बेटा प्लीज, अभी मेरे को सुनो सब लोग, सब मेरे को सुनिए। पहले हमने देखे थे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। जब एक एसी वोल्टेज को रेजिस्टर को अप्लाई करते हैं क्या क्या होता है? सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t। करंट का क्या आता है? I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0, नो फेज डिफरेंस, ना कोई लीड करेगा ना कोई लैग करेगा, दोनों साथ में। ग्राफ भी दोनों का एक जैसा बनता है, फेजर डायग्राम भी दोनों का एक जैसा बनता है, खाली E0 थोड़ा ज़्यादा रहता है, I0 थोड़ा कम रहता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू या तो E0 बाय I0 या फिर ERMS बाय IRMS। ठीक है, फिर हमने देखा था AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, याद है? तो इंडक्टर में हमने क्या देखा था कि EMF का फॉर्मूला था E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t, और करंट का फॉर्मूला था I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t माइनस -π/2 मतलब दोनों के बीच में क्या रहता है? बोल, फेज डिफरेंस कितने का? π/2 90। कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा? EMF या फिर वोल्टेज लीड करेगी और करंट क्या करेगा? लैग करेगा 90 डिग्री से π/2 से। दोनों का ग्राफ बनाए थे, दोनों का फेजर डायग्राम बनाए थे, और फिर एक नया टर्म डिफाइन करके बोले एक्सेल। क्या है एक्सेल? इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्योरली रेजिस्टिव यानी सिर्फ रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस करता है, इंडक्टर वाले सर्किट में वही काम कौन करता है? एक्सेल। एक्सेल का 4 फॉर्मूला दिया था, 4 याद है? एक्सेल का 4 फॉर्मूला, एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा है, या फिर एक्सेल इक्वल्स टू 2πfn, या फिर एक्सेल इक्वल्स टू E0 बाय I0, या फिर एक्सेल इक्वल्स टू ERMS बाय IRMS। यूनिट उसका भी सेम है। ये इतना हम लोगों ने कल पढ़ दिया। आज हम लोगों को स्टार्ट करने का एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। तो पहले सिर्फ रेजिस्टेंस लिए थे, फिर सिर्फ इंडक्टर लिए, अब सिर्फ एक कैपेसिटर लिए। सब लोग बोल पढ़ लो, सारे डेफिनेशन सब कुछ सेम होने वाले हैं। ये बात मत करो रे, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर, है ना? तो ध्यान से देखिए सब लोग। सबसे पहले डायग्राम देखता हूँ, ये मैंने ले लिया एक कैपेसिटर, इसको दे दिया एक एसी सप्लाई। कैपेसिटर का सिंबल याद है? कैपेसिटर की कैपेसिटी नापने के लिए हम क्या नापते हैं? कैपेसिटेंस, याद है? एसी सप्लाई। उसके बाद पूरी इक्वल टू बार लिख लेते हैं हम लोग। कंसीडर अ कैपेसिटर, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C connected with an AC supply of EMF। AC सप्लाई के EMF की इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t। तो ये आ गई EMF की इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बारी करंट की इक्वेशन निकालना। करंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर निकालेंगे चार्ज की वजह से। किस वजह से? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज़ करोगे जब डीसी करंट, मतलब चार्ज जो है वो स्टेडी फ्लो करता है। यहाँ पर डीसी करंट है क्या? डीसी करंट। यहाँ पर चार्ज का फ्लो स्टेडी नहीं, वेरिंग है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज की क्वांटिटी भी बढ़ रही, कम हो रही है, और डायरेक्शन भी बदल रही है। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं यूज होता, वहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल। तो इस फॉर्मूले की वजह से हम लोग आई निकालेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले अपने क्या बताना शुरू करना चाहिए? तो याद करो, जब भी हम लोग वोल्टेज को कैपेसिटर को सप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर के ऊपर आने वाली इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज डिपॉजिट होने लगता है। कैपेसिटर का काम क्या था? तो चार्ज को स्टोर करता है ना अपने ऊपर। तो लेट्स से किसी मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर कैपेसिटर के ऊपर Q चार्ज डिपॉजिट हुआ। कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ है? Q। तो सपोज Q charge is deposited on the capacitor। कैपेसिटर पे Q चार्ज डिपॉजिट हुआ किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। तो याद करो, हम लोगों ने कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला लिखे थे, C का फॉर्मूला था Q/V, याद है? यहाँ पर चार्ज कितना है? चार्ज कितना है बोल? तो यहाँ से Q कितना मिलेगा? रीड 10 चले जाएगा,
C into therefore Q will be C into V बोले तो वोल्टेज का मतलब किससे दिखाए E से दिखाया है ना EMF बोले तो वोल्टेज ना तो ये V की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा C आ जाएगा और E का अपने पास इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन ऑफ E टेल मी E नॉट साइन ओमेगा टी कहाँ से आए इक्वेशन तो ये मुझे Q का वैल्यू मिल गया now current will be current का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt by dt ये d by dt को ऐसे ले लेंगे d by dt को ऐसे ले लेंगे q की जगह उसकी वैल्यू है क्या है q c e नॉट sin ओमेगा जो चीज़ें कांस्टेंट है कहाँ आ जाएगी बाहर वन पर कांस्टेंट है c कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है e नॉट भी कांस्टेंट है दोनों बाहर c into e नॉट डेरिवेटिव के अंदर बचा कांस्टेंट sin ओमेगा टी ये c into e नॉट का ऐसे sin ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी और t की जगह पर क्या है ओमेगा टी उसके डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा ओमेगा ऐसे ही t का वर्ग है ना तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया इस कैन बी रिटन एज i इज इक्वल टू c into या फिर ये ओमेगा को शुरू में ले ओमेगा into c into e नॉट इज इक्वल टू cos ओमेगा करेक्ट है क्या आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो नहीं इधर cos और इधर sin इसको भी sin में बदल we will take help of allied angle की हेल्प लेंगे बेटा याद करो sin pi by 2 plus theta sin pi by 2 plus कितना रहता है sin pi by 2 plus theta इन्हें ध्यान से लिखना पहले तो थीटा की जगह पर थीटा आ जाएगा pi by 2 की वजह से sin का क्या बन जाएगा cos pi by 2 plus theta मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ऑल साइंस एस एस यहाँ पर कौन पॉजिटिव रहता है साइन पॉजिटिव इधर भी कौन साइन तो क्या रहेगा बेटा पॉजिटिव तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है बोल कॉस थीटा होता है तो मैं कॉस थीटा की जगह पे और क्या लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही है ना तो इस कॉस थीटा की जगह पर क्या आएगा बोल साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा तो अगर ध्यान से लिखो आई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी इंटू टी नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा थीटा कौन है इधर ओमेगा टी cos थीटा की जगह पर लिखा मैंने sin pi by 2 प्लस ये i की वैल्यू मैक्सिमम कब रहेगी भाई ये और ये तो कांस्टेंट है ना बदल कौन है sin तो i मैक्सिमम कब रहेगा जब sin मैक्सिमम और sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है तो जरा ध्यान से लिखना i will be maximum when sin pi by 2 plus omega t is maximum that is 1 sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 रख दो ये पूरी की जगह 1 रख दो क्या बचेगा बोल ओमेगा सी ई नॉट ओमेगा सी ई नॉट ठीक है ना क्या होगा जब ये साइन का वैल्यू 1 रहेगा तो इधर बचेगा क्या ओमेगा सी ई नॉट ये करंट की कौन सी वैल्यू आ गई बोल मैक्सिमम बेटा करंट और ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं नॉट से कहते हैं ना पीक वैल्यू पीक को जगह ई नॉट और आई की जगह आई नॉट तो मैक्सिमम करंट क्या रहेगा तो ओमेगा सी इंटू ई नॉट की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ बोल आई नॉट रख दे इधर क्या बनेगा बोल आई विल बी तो ओमेगा सी इंटू ई नॉट ओमेगा सी इंटू ई नॉट क्या आएगा उसके पे आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखूँ या फिर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी लिखूँ बात देखिए ये आ गई अपनी करंट की इसकी इक्वेशन आ गई बोल करंट दिस इज द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट दोनों को कंपेयर करो क्या दोनों इन फेज है आउट फेज है आउट फेज फेज डिफरेंस कितने गए पाई बाई 2 लेकिन रीडिंग लाइटिंग थोड़ा ध्यान से ठीक है ना प्लस पाई बाई 2 मतलब ब्लैक कर रहा है लीड कर रहा है तो इधर करंट क्या कर रहा है पाई बाई 2 से लीड कर रहा है तो ईएमएफ क्या करेगा ब्लैक उल्टा है ठीक है वहाँ पर क्या था ईएमएफ लीड कर रहा था और करंट ब्लैक कर रहा है यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और ईएमएफ ब्लैक समझ आ रहा है इसको देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 voltage and current are pi by 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज that is phase difference between them
इस पाई बाय 2 रेडियन या फिर और क्या बोल सकते हो, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। अब कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज करंट, बताओ करंट लीड कर रहा है लैग कर रहा है। प्लस पाई बाय 2 मतलब लीड कर रहा है। करंट लीड्स फ्रॉम ईएमएफ या फिर वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रेडियन या फिर अगर करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज क्या करेगा वो लैग करेगा। वोल्टेज या फिर ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन या फिर ये भी निकाल लिया है ना। ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, करंट की इक्वेशन आ गई, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है वो बता दें। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद क्या करना होता है, ग्राफ फेजर और फिर रेजिस्टेंस। ग्राफ फेजर और फिर रेजिस्टेंस। तो पहले ग्राफ और फेजर बना लेते हैं तो उसके बाद रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा अच्छे से। तो फर्स्ट लेट अस गो टू ग्राफ एंड फेजर। ग्राफ ऑफ ईएमएफ या फिर वोल्टेज वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम। ऐसा बनाते हैं ग्राफ याद है ना। सबसे पहले लेंगे इधर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे हम लोग टाइम, है ना। वाई एक्सिस पे क्या रहता है एक साथ दोनों चीज, ईएमएफ भी रहता है और करंट भी। वाई एक्सिस पे दोनों टाइम की क्या क्या वैल्यू लिखते थे हम लोग, 0 और बोलो उसके बाद और 1t/4, 2t/4 मतलब t/2, 3t/4, t, 5t/4, 6t/4 मतलब 3t/2, 7t/4, 8t/4 मतलब 2t, 9t/4 एंड सो ऑन। ऐसे लिखता लिखता है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन बना लेते हैं आपको। अच्छा ग्राफ में ना आप कहाँ तक जा रहे हैं उसके ऊपर कोई रुकावट है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साइकिल और उससे थोड़ा से आगे का दिखा है। आप सिर्फ यहाँ तक भी दिखा दो तो समझ, लेकिन 1 साइकिल तो आपको कंप्लीट करना है, उससे कम में नहीं करता। फिर वाई एक्सिस पर हम क्या दिखाते थे प्लस ई नॉट, सेम उठने की डिस्टेंस पे माइनस और फिर प्लस आई नॉट और सेम उतने की डिस्टेंस पे माइनस आई नॉट। अब करते ग्राफ को कंप्लीट। तो पहले ई नॉट का ग्राफ बनाते। ई नॉट का ग्राफ कैसा बनाएंगे, साइन वाला ग्राफ। तो साइन वाला ग्राफ आप सबको पता है कैसा बनता है, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम ऑन अपोजिट साइड, 0 मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम, 0 कैसा होंगे ग्राफ देखिए। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ईएमएफ। तो इसका ग्राफ बन गया बोल ईएमएफ का ग्राफ बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वेशन लिख दीजिए,
इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब किसकी बारी? करंट। मैंने बोला था खाली पहला पॉइंट निकाल लो, बाकी सब आसान है, सिर्फ पहला पॉइंट निकालो करंट के। तो पहले पॉइंट के लिए टाइम कितना रहता है? 0। करंट की इक्वेशन में जाओ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। टाइम की जगह 0 रख दो, यहाँ 0 रख के 0 हो गया, क्या बचा? साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। और ये 1 इंटू आई नॉट प्लस आई नॉट ना, बेटा प्लस आई नॉट, प्लस आई नॉट किधर रहेगा? अब आगे का आसान है ना, उसके बाद 0 आएगा, फिर मिनिमम 0 0। दिस इज आवर ग्राफ। This is the graph of current. Equation here. I is equals to I naught sin omega t plus r. समझा अच्छे से? मैं फिर बोल रहा हूँ इतना सारा रिडिंग बनाना आपको चलेगा, एटलीस्ट एक साइकिल और इससे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ तक तो कम से कम बने, नहीं बना सकते, पूरा बनाने तो इसके आगे भी बना दिए तो भी चलेगा आपको। समझा? ये हो गया ग्राफ। ग्राफ के बाद क्या देखते होता हम लोग? फेजर डायग्राम। याद है ना? ग्राफ के बाद क्या देखना होता है? वो फेजर डायग्राम। क्या आता है? वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने के लिए। तो करंट विल बी ऑलवेज लेसर देन वोल्टेज, इक्वल के नेवर ग्रेटर देन वोल्टेज। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? इधर ये मत सोचो कि इधर ओमेगा सी मल्टीप्लाई कर, नहीं, इसको भी आप डिवीजन में लेके जा ही सकते हैं। ऐसे लेके अगर नीचे जाओगे तो क्या बन जाएगा? 1/. समझा? हाँ, तो अभी क्या है अपना फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं आप याद करो? वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सर इधर पूरा बना लो, इधर लगेगा पूरा, इसीलिए पूरा, ठीक है? ये ओरिजिन। पहले ईएमएफ का बना, ईएमएफ का एंगल कितना है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी पर एक लाइन इमेजिन करते हैं, दिस इज ओमेगा टी। अब फेजर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ई नॉट। इधर ई नॉट होता है, दिस इज ई नॉट। ये ई नॉट का फेजर बनेगा। अभी आई नॉट, जरा आई नॉट का, आई का एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ध्यान से देखना, 0 पे थे, ओमेगा टी यहाँ पर आ गए, अब क्या है? प्लस पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री और आगे। तो इसी को 90 डिग्री पे एक लाइन बना दो, इसी को 90 डिग्री पर एक लाइन बना दो, ये आपका आई नॉट है। तो ये ई नॉट का फेजर बन गया, आई नॉट का फेजर। इतना बनाने के बाद क्या करते हैं यार? तुम दोनों को प्लॉट करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, है ना? तो इसको भी वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करना है, इसको भी वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करना है। लेकिन यहाँ तो जगह ही नहीं, यहाँ जगह नहीं तो बाहर निकाल दीजिए। दिस इज E is equals to E naught sin omega t and this is I is equals to I naught sin omega। ये कंप्लीट हो गया आपका फेजर डायग्राम। समझा? तो देखो कल वाले 2 टॉपिक समझने में तो बहुत आसान है कि नहीं? उसी का कॉपी एंड पेस्ट, कुछ ही चीज़ें करती है। और माइनस पाई बाय 2 साइड है, प्लस पाई, तो बस इतने। अगर आप में थोड़ा सा चेंज, फेजर भी थोड़ा सा चेंज। उसमें करंट नीचे आया था क्योंकि वो लैग कर रहा था, इसमें करंट आगे आया क्योंकि ये लीड कर रहा। समझे से? अब बस एक चीज़ रहेगी, कौन सी? रेजिस्टेंस, है ना? ये पूरा लिखो, फिर रेजिस्टेंस ओमेगा सी बात करें। अभी जस्ट जो डेरिवेशन हमने किया उसमें आई नॉट हमने किसकी जगह पर रखा है? ओमेगा सी इंटू ई नॉट, करेक्ट है? इसमें ई नॉट को ऐसे रख दो, आई नॉट इधर पे है, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, ओमेगा सी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, ऊपर कुछ नहीं करता, क्या बेटा? नाउ इफ यू कंपेयर दिस विद, अगर आप इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से कंपेयर करोगे क्या होता है? रेजिस्टेंस ई नॉट बाय आई नॉट। तो दोनों को कंपेयर करो और जरा देखो, ई नॉट बाय आई नॉट की जगह ई नॉट बाय आई नॉट है, और आर की जगह पर क्या है बेटा? 1 बाय ओमेगा सी। मतलब के 1 बाय ओमेगा सी इज प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द
सर्किट हैविंग कैपेसिटर ओनली, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर, उसमें रेजिस्टेंस की जगह पर 1/ओमेगा सी आ रहा है, मतलब 1/ओमेगा सी क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो 1/ओमेगा सी है इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं बोल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको दिखाते हैं एक्स। जैसे इंडक्टर के केस में क्या बोलते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दिखा रहे किससे थे, एक्स से। उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और दिखाते हैं किससे, एक्स से। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस किससे निकालते हैं, आर से। इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस किससे निकालते हैं, एक्सएल से, और कैपेसिटर के केस में एक्सएल। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो इसका भी डेफिनेशन अंडरलाइन करो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। पेज नंबर 294 पर आप 294 आगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हेडिंग मिली कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसमें डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन, 1/ओमेगा सी रिप्रेजेंट्स, मिला 1/ओमेगा सी रिप्रेजेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर और द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्स। अंडरलाइन करिए। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हो गया, ठीक है ना। अभी तो बोर्ड पर देखो, इसका फॉर्मूला क्या क्या आएगा, चार फॉर्मूले इसके भी आएंगे, इधर ध्यान से देखो, चार फॉर्मूले इसके भी आएंगे। एक्स इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला आया 1/ओमेगा सी, दूसरा फॉर्मूला आएगा 1/ओमेगा की जगह पर क्या आएगा बोल, 2/एफ सी, तीसरा फॉर्मूला वही जो सब में E0/I0, और चौथा फॉर्मूला दोनों को रूट में डिवाइड करेंगे तो E/RMS/, चार फॉर्मूला एक्सी का। समझा अच्छे से। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस को, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव में डायरेक्टली, यहाँ पर क्या है, इनवर्सली। याद करो कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर वो डीसी को अलाउ करता है, दिखाने में, तो डीसी को 0 रेजिस्टेंस देता है, और एसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो भी कौन सा एसी, एसी ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का एसी है उतना वो ब्लॉक करेगा, इधर उल्टा रहेगा। समझ, डीसी का एक्सी का फॉर्मूला क्या है, एक्सी का फॉर्मूला क्या है, 1/2FC है ना। ये एफ पर ध्यान देना, 1/2FC, एफ पर ध्यान देना। समझो डीसी करेंगे, बताओ डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। यहाँ 0 रखो, अपॉन के नीचे क्या आ गया, 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो एक्सी कितना हो जाएगा, एक्सी इन्फिनिटी है मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो करंट को अलाउ करेगा, ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करेगा, दैट इज ब्लॉक्स। हाई रेजिस्टेंस दे रहा है ना वो, बहुत हाई रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो जाहिर सी बात है करंट क्या होगा बेटा, ड्रॉप होगा। अब बात करते हैं एसी करंट की, इसी के नीचे लिखना है एसी करंट। अब एसी करंट के लिए एक्सी का वैल्यू क्या, 1/2πfc, दैट इज एक्सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफ को। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी, एक्सी उतना कम रहेगी। एक्सी क्या रहेगा बेटा, कम, और एक्सी कम है मतलब रेजिस्टेंस कम, एक्सी का मतलब रेजिस्टेंस कम, ब्लॉक करेगा, अलाउ करेगा, अलाउ करेगा, कम रेजिस्टेंस से तो बोलेगा क्या वही, दैट इज अलाउंस, अलाउंस एसी। तो दोनों को कंबाइन करके मैं कैसा लिख सकता हूँ, दोनों को कंबाइन करके कैसा लिख सकता हूँ, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट, कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो करने नहीं देता है क्योंकि वो उसको कितना रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, and allows AC current of higher frequency। AC करंट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उसको उतना ज़्यादा अलाउ करेगा। उल्टा लिखा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, इंडक्टर की केस में क्या था, वो डीसी को अलाउ करता है, ये डीसी को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है।
वो एसी को ब्लॉक करता है अगर फ्रीक्वेंसी हाई रखती है, तो ये एसी को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है अगर फ्रीक्वेंसी हाई। यही वजह है कि हम लोग पंखे को डीसी करंट नहीं देते, डायरेक्ट करंट दे देते, मतलब अल्टरनेटिव करंट दे देते। सीधा जो अपने सप्लाई में करंट आ रहा है वही करंट हम लोग पंखे में, क्योंकि पंखे में वहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या रखी है, डिग्री क्या हो कैपेसिटर बीच में से वो डिग्री निकाल दो, हम मोटर को डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करते हैं, नहीं चलेगा। समझ अच्छे से, अब तो मोटर की वाट लगेगी वाला, हम लोग कैपेसिटर बीच में इसीलिए लगाया, क्योंकि अगर इस पंखे को आप डीसी करंट दोगे तो भी ये चलेगा नहीं, एसी करंट दोगे तभी ये चलेगा। डीसी करंट से क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कैपेसिटर डीसी करंट को आगे पास ही नहीं देगा, या तो आपको डायरेक्ट मोटर को डीसी करंट देना, बीच में कैपेसिटर नहीं होगा। अब कैपेसिटर को एसी करंट देंगे तो उसको क्या करेगा, अलाउ, वो भी डायरेक्ट नहीं अलाउ करेगा, पहले अपने ऊपर स्टोर करेगा और फिर खुद से मोटर देगा, ठीक है। तो ये आपको कैपेसिटर के बारे में याद है। इन शॉर्ट, अगर कहीं पे मुझे डीसी करंट को ब्लॉक कर दे तो मैं कैपेसिटर यूज करूँगा, अगर एसी करंट को ब्लॉक कर दे तो इंडक्टर यूज करूँगा। डीसी करंट को अलाउ करना है तो भी इंडक्टर, एसी करंट को अलाउ करना है तो क्या ब्लॉक करना है, क्या अलाउ करना है उसके ऊपर। कल उसका लिखा था इंडक्टर का, आज किसका लिखा दिया, कैपेसिटर। अब इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल दिया 13.4, देखेंगे सब लोग 13.4 में क्या बोला। अब कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ, कितना दिया है, 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो हटेगा तो 10⁻⁻6। A capacitor of 2 microfarad is connected to an AC source of EMF. EMF कितना दिया है, E is equals to 250 sin 100 pi t, sin 100 pi t। आगे देखो, write equation of instantaneous current through the circuit and give the reading of the AC ammeter connected in the circuit। दो काम कर, पहला इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लिखना है, मतलब करंट की इक्वेशन लिखना है। किसकी इक्वेशन लिखना है, जब यहाँ पर करंट की इक्वेशन लिखे थे ना, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, उस वाली इक्वेशन को लिखना, समझा ना। और दूसरा, अगर एक एसी एमीटर लगाओ, डीसी एमीटर नहीं, कौन सा एमीटर, एसी एमीटर, डीसी एमीटर डीसी करंट बनाता है, एसी एमीटर किसको नाम मिला, एसी करंट। तो अगर मैं एक एसी एमीटर लगाऊँ तो करंट की कितनी रीडिंग आएगी उस एमीटर में, वो लिखा है, दो चीज़ें लिखा है। समझ में आ रहा अच्छे से, एक एक करके करते हैं। पहले ना अपन इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन निकालते हैं, बोर्ड पर लेंगे, कंपेयरिंग इसको ईएमएफ की इक्वेशन से कंपेयर करो। क्या होती है ईएमएफ की इक्वेशन, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t। E नॉट कितना आ गया, बोल 250, सही। ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा कितना आ गया, 100। ठीक है, तो ये E नॉट आ गया, ये ओमेगा आ गया, ठीक है ना। E नॉट है 250 और ओमेगा है 100 पाई 100%, सही है। अब एक काम करते हैं, अपने को आई का इक्वेशन निकालना है। आई का, आई की क्या इक्वेशन होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो जैसे ई नॉट की, ई की इक्वेशन में ई नॉट और ओमेगा पता होना चाहिए, उसी तरह आई की इक्वेशन में आई नॉट और ओमेगा पता होना चाहिए। भाई ओमेगा तो मिल गया, ओमेगा कितना है 100 पाई, बचा क्या आई। पहले आपको आई नॉट निकालना है, फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट आई नॉट। निकालने के मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक्सी निकालना, क्या निकाल लो, एक ओमेगा मिल गया, सी मिल गया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, ठीक है। एक्सी क्या होता है 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा कितना दिया 100 पाई, और सी कितना है 2 × 10⁻⁻6, 1 बाय पाई का वैल्यू 3.1, 2 का वैल्यू 2, दो में मतलब +2 और -6 कितना हो गया, सही है ना। अब देखो 1 बाय 2 × 3.14 6.28, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻+, 1 बाय 6.28 कहाँ से मिलेगा अपने को, रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल में जाएंगे और 1 बाय 6.2 का 8 है, तो 6.2 का 8, 6.2 का 8 6.2 का 8 1592, कितना बेटा 1592। अच्छा, रेसिप्रोकल में पॉइंट कहाँ पर लगाते हैं, एकदम शुरू में, इंटू 10⁻4। अभी 10⁻4 के फिर 0.4 नंबर आगे जाए तो एक्सी की वैल्यू कितनी रहेगी 1592, और एक्सी का यूनिट ओहम। बेटा एक्सेल एक्सी दोनों का यूनिट ओहम है,
आर एक्सएल एक्सएल तीनों एक ही चीज है, तीनों का यूनिट ऑफ ठीक है ना। आर हो रेजिस्टर के केस में आर, इंडक्टर के केस में एक्सएल, कैपेसिटर के केस में एक्ससी, तीनों एक ही काम कर रहे हैं ना, तीनों का यूनिट क्या रहेगा एक्ससी आ गया। पर अपने को एक्ससी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए आई नॉट, तो एक्ससी का ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एक्ससी इज इक्वल टू ई नॉट बाय आई नॉट। तो बताना जरा मुझे यहाँ से आई नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, ई नॉट बाय एक्ससी। ई नॉट कितना है, ई नॉट कितना है 250 और एक्ससी कितना है 1592, एक्ससी कितना है वो 1592। इसको सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्ट लॉग से सॉल्व कर दो, या एक तरीका और बताता हूँ, ये 250 का एसी रहते, ये 1592 कहाँ से आया था, 1592 ये कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, इधर से आया था ना, इसको धीरे धीरे किससे, तो इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/6.28 इंटू 10⁻²। यहीं से आया था ना ये, तो ऊपर जाएगा तो क्या देगा, उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा 250 इंटू 6.28/1 10⁻4 ऊपर गया तो 10⁻²। अब लॉग यूज करने की जल्दी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर तो आंसर आएगा। समझा, दो तरीके से कर सकते, या तो डिवाइड करो या तो मल्टीप्लाई करो, वेरी मच क्लियर, ठीक है। मोबाइल मेरा पीछे है, आपका का मोबाइल करने को तो डायरेक्ट भी कर सकते, 25 का टेबल है ना, 250 इंटू 6.28 1570 कितना रहे 1570 इंटू 10⁻⁻4, -4 में से 0.4 नंबर नीचे जाएगा, कितना रहेगा 0.17 एम्पियर, 0.157 एम्पियर। ये आगे आई नॉट, पर अपने को आई नॉट नहीं चाहिए था, अपने को आई की इक्वेशन चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए इक्वेशन ऑफ आई क्या रहती है, आई की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, वैल्यूज पुट करो, आई को ऐसे रहती है, आई नॉट कितना है 0.157 साइन ओमेगा, हाउ मच इज ओमेगा 100 पाई टी प्लस π/, ये पहला आंसर है, ये पहला आंसर है। उसने करंट की इक्वेशन निकालने बोला था, ये अपने को आ गई करंट की इक्वेशन। अब दूसरा उसने क्या पूछा था कि अगर मैं एसी एमीटर को लगाऊं तो करंट की कितनी वैल्यू नापती हूँ, ये लिखा। एमीटर क्या नापता है, एमीटर क्या नापता है, करंट, कौन सा करंट, क्योंकि एसी में करंट फिक्स नहीं रहता, एसी में करंट तो चेंज होते रहता है, तो कौन सा करंट नापता है, एवरेज करंट नहीं, एवरेज करंट नापेगा तो हमेशा जीरो रीडिंग दिखाएगा, क्यों, क्योंकि एवरेज करंट फुल साइकिल में जीरो होता है, तो एवरेज करंट से छुटकारा पाने के लिए तो हमने दूसरी चीज निकाला आरएमएस। तो एसी एमीटर, एसी वोल्टमीटर हमेशा आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज नापते हैं, क्या नापते हैं बोल, आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज। तो इधर ध्यान से रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग मतलब करंट की वैल्यू नापेगा, वो कौन सा वाला करंट, आरएमएस करंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस, बताओ, आरएमएस का फॉर्मूला आई नॉट है तुम्हारे पास, आरएमएस का फॉर्मूला बता ना, आई नॉट बाय, भूल गया क्या, या इसी को एक और ऐसे भी लिख सकते थे 0.707 आई नॉट, तो 0.707 ऐसे रहेगा, आई नॉट कितना आया था 0.157, तो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को 0.157 इंटू 0.707, वैल्यू आ रही 0.11 0.111 एम्पियर। So this is the reading which you will get from the AC ammeter. समझा अच्छे से, इस कंप्लीट 13.4, ठीक है ना। अपना मेरी बात ध्यान से सुनो, उधर एक येलो बॉक्स में आपको डिस्टिंग्विश करके दिया है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच, देख रहे हो, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बीच में क्या फर्क है बोले, पहला पॉइंट क्या दिया, अच्छा रेजिस्टेंस समझा ना आर, और रिएक्टेंस बोले तो एक्सएल और एक्ससी, सही को ऊपर लिख लो, ऐसा लिख लो, रेजिस्टेंस के बाजू में ब्रैकेट में लिख लो आर, और रिएक्टेंस के बाजू में लिख लो एक्सएल एंड एक्ससी। तो देखो पहला पॉइंट क्या दिया रेजिस्टेंस में, इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी। आर डीसी सर्किट में भी आता है और
एसी सर्किट में भी आता है। एक्सेल एक्सी आज तक कभी डीसी सर्किट में पढ़े थे, ये खाली किस में आता है, एसी सर्किट में। पढ़ो जरा। अब उधर कुछ और पॉइंट लिखा है, उधर कुछ और पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? करंट इज इफेक्टेड रिड्यूस बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, हीट इज नॉट जनरेटेड, द एनर्जी कंजम्पशन बाय कॉइल इज ड्यू टू रेजिस्टिव कंपोनेंट। ये सब क्या लिखा है? असल में इसके पॉइंट को इनकम्प्लीट किया। रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट क्या लिखा है? इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी, सही ना? तो रिएक्टेंस में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए था? इफेक्टिव फॉर एसी। पहला पॉइंट समझा? पहला पॉइंट समझा चाहिए तो उधर ऐड कर दो, इफेक्टिव फॉर एसी और ऐसा ऐड कर दो। इफेक्टिव फॉर एसी ओनली। ये बतियाओ नहीं, क्या बतियाओ नहीं? तो पहला पॉइंट दोनों का हो गया। रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव फॉर बोथ एसी एंड डीसी। और इसका पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव फॉर एसी ओनली। अब याद करो, हमने देखे थे कि जो रेजिस्टेंस होता है आर, उसमें से जब आई करंट गुजरता है तो हीट बनती है, क्योंकि हीट आई स्क्वायर इंटू आर टी, यानी रेजिस्टेंस जो है वो हीट बना के देता है। और जो रिएक्टेंस होता है एक्सएल और एक्सी, वो हीट नहीं बनाता, खाली करंट को अपोज करता है। हीट उसकी वजह से जनरेट होती है क्या? नहीं, हीट आर की वजह से ही जनरेट होती है। हीट किसकी वजह से जनरेट होगी? आर की वजह से ही जनरेट होगी। एक्सएल और एक्सी की वजह से कभी भी हीट जनरेट नहीं होती। समझे? एक वायर है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, उसी वायर को मैंने क्या बना दिया? कॉइल। अब वो वायर वायर नहीं रहेगा, क्या बनेगा? इंडक्टेंस बनेगा। तो क्या उसका रेजिस्टेंस मर जाएगा? रेजिस्टेंस रहेगा ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। जब वो इंडक्टर बन जाए तो हम लोग खाली एड निकालेंगे। अब वो इंडक्टर करंट को जो रेजिस्टेंस देगा उसको अपन एक्सेल बोलेंगे। अब अगर उसमें हीट बनी तो वो एक्सेल की वजह से बनेगी क्या? नहीं, वायर के रेजिस्टेंस की वजह से ही बनेगी। तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट बनती है और रिएक्टेंस की वजह से हीट नहीं बनती। एक काम करो, रेजिस्टेंस में वो जो लिखा है ना इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी ओनली, उसके नीचे जगह है थोड़ी सी, उसमें दूसरा पॉइंट लिखो, heat is generated, heat is generated due to resistance, heat is generated due to resistance, ऐसा लिखा। तो देख फिर से देखा, मैं पूरा आंसर कर रहा हूँ, एक ही में दो पॉइंट बना दिया। रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट क्या था? इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी। रिएक्टेंस का पहला पॉइंट इफेक्टिव फॉर एसी ओनली। रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट क्या है? हीट इज जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब रिएक्टेंस का दूसरा पॉइंट क्या है? देख, करंट इज इफेक्टेड बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, दैट इज हीट इज नॉट जनरेटेड। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। तो कितने डिस्टिंग्विश के पॉइंट मिल गए आपको? दो। आई होप सबको समझा होगा। मैं फिर एक बार दोनों पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान दें। रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट क्या है? इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी। रिएक्टेंस का पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव फॉर एसी और रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट जो भी आपने लिख के लिए, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू रेजिस्टेंस। रिएक्टेंस का दूसरा पॉइंट है करंट इज अफेक्टेड बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम्ड, या फिर हीट इज नॉट जनरेटेड। दो पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। आर के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आती है क्या? नहीं, पर एक्सएल और एक्सी के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी आती है। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी को और एक्सी इनवर्सली। तो देख क्या लिखा है, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। और वहां पर क्या लिखा है? इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ये तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट मिला सबको। अब चौथा पॉइंट देखो बेटा, याद कर, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस होता है क्या? नहीं, दोनों इन फेज होते हैं। पर कैपेसिटेंस के केस में, सॉरी रिएक्टेंस के केस में, अगर इंडक्टर रहेगा तो करंट लैग करता है और कैपेसिटर रहेगा तो करंट लीड करता है। कितने एंगल से? तो वही पॉइंट की तरह करंट अपोज बाय अ रेजिस्टर इज इन फेज विद द वोल्टेज। रेजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों कैसे रहते हैं? इन फेज। जबकि रिएक्टेंस के केस में क्या होता है? देखो, करंट अपोज बाय अ प्योर इंडक्टर लैग्स, मिला, इन फेज, व्हाइल दैट अपोज बाय अ प्योर कैपेसिटर लीड्स इन फेज बाय पाई बाय 2। पाई लिखा है पाई बाय 2, पाई बाय 2 ओवर द वोल्टेज। तो इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है फ्रॉम दी वोल्टेज। समझ में अच्छे से?
इज इट वेरी क्लियर? तो पेज नंबर 294 तक पूरा हो गया। अभी तक 3 टाइप किया हमने, AC अप्लाइड टू रेजिस्टेंस, AC अप्लाइड टू कैपेसिटेंस, AC अप्लाइड टू इंडक्टर। अब चौथे में क्या करना है, हम तीनों को एक साथ ले लेना, मतलब एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, LCR तीनों साथ में, और फिर उसको AC लगाना है, तब देखेंगे क्या होगा। तो 294 तक पूरा हो गया, अभी 295 से स्टार्ट करेंगे। ये लिख के लो, लेकिन उससे पहले जरा इधर बोर्ड पे ध्यान दो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से केस में करंट लिंक करता है, वोल्टेज लैग करता है, और कौन से करंट में करंट लैग करता है, वोल्टेज लिंक। इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है, तो इसको याद रखने के लिए इधर ध्यान से लिखो, ऐसा लिखने का क्या लिखने का। ये पहले बात करते हैं इंडक्टर की, पहले बात करते हैं इंडक्टर की। तो इंडक्टर के लिए लास्ट का 3 वर्ड है, लास्ट का 3 वर्ड क्या है, बोल VIL, L फॉर इंडक्टर, L फॉर इंडक्टर। तो इसमें पहले कौन आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, तीनों वर्ड को पर पहले कौन आ रहा है, V, मतलब वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। V पहले आ रहा है ना, तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। वोल्टेज लीड्स, करंट लैग, सही है। अब समझो आपको कैपेसिटर पढ़ना है, तो शुरू के 3 वर्ड देखो, कैपेसिटर के लिए शुरू के 3 वर्ड देखो, क्या है शुरू के 3 वर्ड, CIV। यहाँ पर C फॉर कैपेसिटेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर की बात चल रही है। अब वापस से लेफ्ट टू राइट देखो, पहले कौन आ रहा है, I, मतलब कि करंट क्या करता है, बोल लीड करता है, करंट लीड करता है, करंट लीड करता है, और वोल्टेज आपको कभी भूलोगे नहीं, समझा। तो ऐसा खाली ये सिविल याद रखना है आपको, सिविल याद रखना है। ये देख, C फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। VIL, L फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। समझा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक ना। बस पढ़ना लेफ्ट टू राइट ही, पता चला इंडक्टर यहाँ से उठाए तो इधर से पढ़ना लेफ्ट टू राइट ही, वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से, राइट इट डाउन, लिखो पूरा लिखो, फिर LCR को स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज, शॉर्ट में लिखो LCR सर्किट, ठीक है ना। अब इसमें उतना ज़्यादा काम अपने को नहीं करना है जितना जैसे ग्राफ नहीं बनाना है, खाली एक फेजर डायग्राम बनाना है और उसी से सारे फॉर्मूले निकालने, कोई डेरिवेशन नहीं करना। यहाँ सिर्फ फेजर डायग्राम बनाना, उसी से सब फॉर्मूला आते हैं। क्या फॉर्मूला निकालना है सर, यहाँ सबसे पहले अपने को देखना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है। खाली R रहता था तो R रेजिस्टेंस रहता था, खाली इंडक्टर रहता था तो XL, खाली कैपेसिटर रहता था तो XC। अब तीनों आगे तो रेजिस्टेंस कैसे निकालना, एक तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है और दूसरा देखना है कि करंट और वोल्टेज में लीड या लैग कौन करेगा, और जो भी लीड या लैग कर रहा है कितने फेज एंगल से लीड या लैग कर रहा है, उस फेज एंगल का फॉर्मूला। बस 2 फॉर्मूले निकालना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले। समझ में आ रही चीज़ से, लेते सुन, एकदम आसान है। सबसे पहले डायग्राम देखिएगा, ये मैंने बनाया इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये L इंडक्टेंस है ना, C capacitance, R resistance. All the 3 are connected in series, and we have supplied an AC voltage to it. एक सेकंड, कौन सा सप्लाई दिया बेटा हमने इसको, AC सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, कंसीडर एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R are connected in series with an AC supply.
देख अभी तक हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले ईएमएफ की इक्वेशन लिखते थे, बाद में करंट की इक्वेशन लिखते थे ना। इधर आप पहले करंट की इक्वेशन लिखो, नाउ हु विल टेबल द रिजल्ट, व्हाई आर वी राइटिंग फर्स्ट द इक्वेशन ऑफ करंट नॉट द ईएमएफ। सर्किट के देखो आंसर मिल जाएगा आपको। सीरीज में करंट सेम रहता है। हाँ वेरी गुड, दोनों को वेरी, तीनों सीरीज में कनेक्ट है ना रे, एल सी और आर तीनों कैसे कनेक्ट है, तो सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो तीनों के अक्रॉस करंट सेम है, इसीलिए हम लोग करंट का फॉर्मूला लिखते हैं। पहले ईएमएफ का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। इधर ध्यान से देखो, करंट थ्रू एल सी एंड आर इज, तीनों से बहने वाला करंट क्या रहेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। मैंने बोला ना चाहे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखो और बाद में I निकालो, चाहे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी निकालो और बाद में E, दोनों से। इस वाले डेरिवेशन की शुरुआत हम लोग उल्टी कर रहे हैं। पहले की डेरिवेशन हम लोग E से शुरू करते थे, I निकालते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बोल, I से शुरू कर रहे हैं और अब क्या निकालेंगे, E। अब क्या निकालेंगे बोल, E। समझ में अच्छे से। अच्छा ई निकालेंगे कैसे, वो ई कैसे निकालेंगे बाद में देखते हैं, पहले इधर सर्किट में थोड़ी सी नहीं और इधर इन तीनों में करंट क्या बना बेटा, सेम, लेकिन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है क्या, देखते ध्यान से समझो। इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा ई एन, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा ई एन, इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा ई सी, इसके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा ई एफ। करंट तीनों से ही क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, तो तीनों ही केस में हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तीनों ही केस में हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा आर, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा बोल एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा बोल एक्सी। बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, वोल्टेज बाय करंट, ई नॉट बाय आई नॉट, या तो ई आर एम एस बाय आई आर एम एस, या तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाय इंस्टेंटेनियस करंट। सेम इधर भी ई बाय आई, सेम इधर भी ई बाय आई। The only difference is तीनों से करंट तो सेम है, इधर आई बराबर और वोल्टेज सिंबल क्या है अलग। तो आर के लिए इधर क्या लेंगे एल के लिए ई एल और सी के लिए ई सी। तो यहाँ से जरा मेरे को जल्दी से ई आर का फॉर्मूला बता दो, ई एल का फॉर्मूला बता दो, ई सी का फॉर्मूला। ई आर का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू आर, ई एल आई इंटू एक्सएल, ई सी आई एक्स। तो तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज मैंने निकाला। सर क्यों निकाले वोल्टेज, बेटा अभी करंट की इक्वेशन आ गई है, नेक्स्ट इक्वेशन वोल्टेज की तो चाहिए ना, इसलिए निकाला। समझा। नाउ लेट अस ड्रॉ द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे और थोड़ी सी, ये कौन सा सर्किट है, रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, इंडक्टर। तीनों केस में क्या कर रहा हूँ मालूम है, करंट को पहले ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से ये करंट, ये क्या बेटा करंट, दिस इज करंट। तीनों केस में मैंने करंट बना। अब पहले बात करते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, रेजिस्टर में रेजिस्टर में इसीलिए नजरा भी फेज दोनों एक फेज है। तो ये आई है, तो यहीं पे जो भी ई, दोनों इन फेज में, दोनों कैसे लगे बोल ऐसे देखा जाए तो एक के ऊपर एक बनाना चाहिए था, मैं जानबूझकर आगे पीछे बना रहा हूँ, दोनों एक फेज है। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। अभी ट्रिक सिखाया था थोड़ी देर पहले, पहले किसको देख रहे हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में पहले कौन आता है, करंट, अब बाद में आता है यानी करंट लीड करेगा वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज कितने एंगल से, 90 कितने एंगल से, 90 डिग्री। वोल्टेज लैग, वोल्टेज लैग करे, ये करंट है, ये करंट है। वोल्टेज को बनाना है, क्या करना है बोल, वोल्टेज को बनाना है, फिर से वोल्टेज को क्या करना है, बनाना है। लीड करता तो आगे जाता मतलब एंटी क्लॉकवाइज, लैग कर रहा है तो पीछे आएगा मतलब क्लॉकवाइज, वोल्टेज कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज इसी, देख रहे हो वोल्टेज आगे गया या पीछे आया, पीछे आया, वो लैग कर रहा है 90 डिग्री। अब बारी किसकी, इंडक्टर की। ये इंडक्टर है एल,
इसमें पहले कौन आता है? V, और फिर आता है V क्या करता है? वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है। वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है। वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है। कितने एंगल से? 90 डिग्री। कितने एंगल से? वोल्टेज क्या करता है? लीड करता है। लीड कर रहा है, ये कर रहे थे ना, वोल्टेज का लीड कर रहा है मतलब आगे दिखा रहा है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस विल बी वोल्टेज। अब इसको भी याद रखने की ट्रिक दूं, ये देखिए L बन गया, देख रहे हो? ये देखिए C है, आधा C, उसका पैर गायब। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखने का L, ऐसा लिखने का C। तो L के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, ये IAV, और C के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, ये IAV। समझा? समझा ना? तो ये इंडक्टर के लिए कैपेसिटर के लिए रेजिस्टर के लिए, सही है। अब बनाते फेजर डायग्राम। तो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग पहले EMF को लिखते थे और बाद में करंट निकालते थे, तो पहले EMF का एक फेजर बनाते थे, बाद में करंट का फेजर बनाते थे। यहाँ पे हमने पहले किसको लिखा है? करंट। तो पहले करंट का फेजर बनाते हैं। फर्स्ट लेटर ड्रॉ द फेजर ऑफ करंट। ये मैंने ले लिया y एक्सिस, ये मैंने ले लिया x एक्सिस। x एक्सिस पे सबसे पहले मैं करंट का फेजर बनाता हूँ। दिस इज करंट, ठीक है ना? दिस इज करंट। ओमेगा टू ओमेगा टी मत डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल। करंट को हम लोग कैसे लेते हैं? हॉरिजॉन्टल लेते हैं। करंट कैसे ले रहे? हॉरिजॉन्टल। तो नोट करते ना, ये मैंने ले लिया करंट I नोट, ये मैंने क्या ले लिया बेटा? करंट I नोट, करंट I। अब मुझे एक बात बता रहा है तुम लोग, रजिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों कैसे हैं? इन फेज। तो अगर I ऐसा आया है, I ऐसा आया है, I ऐसा है, तो ERB वैसी है, ERB वैसी आएगा। दिस इज I, अगर ये करंट है तो ERB इन फेज रहेगा। ERB कैसा रहेगा? वो इन फेज। ये देखिए दिस इज ERB, ठीक है बेटा? इसको I ना, ये I था। ER क्या है बेटा? इन फेज है। ER कैसा है बोल? ये अपना ER है, ये क्या बच गया बोल? ER। अब बनाते हैं EC और EL, EC और EL। कैपेसिटर क्या करेगा? I को लैग करेगा, पीछे बनेगा ना। इसी डायग्राम को यहाँ पर बनाओ, कैसा है देखिए। अगर ये I है तो ये EC हो गया, सही ना? ये EC हो गया, ठीक है। और EL की तरह कहते लीड करेगा, 90 डिग्री से लीड करेगा। ये लैग कर रहा था, ये लीड करेगा, ये EL हो गया। तीनों डायग्राम बना दिया मैंने। इन शॉर्ट अपन ने ठीक है मतलब, ठीक है मतलब इसको 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 तीनों कंबाइन करके यहाँ पे देखो, समझा? करंट की इक्वेशन थी ना, किसकी इक्वेशन निकालना है? इसकी इक्वेशन निकालना है वोल्टेज की। वोल्टेज यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? कितना दिख रहा है? 3। और तीनों वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा। अब क्या करो मालूम? इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दो, वो 3 है, वो रिजल्टेंट वोल्टेज है। तीनों का क्या निकालना है? रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, हम लोग यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्सेल एक्सी से बड़ा। क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? एक्सेल एक्सी से बड़ा, ये बड़ा और ये छोटा। सर उल्टा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल एक तो अजम्पशन करना पड़ेगा, तो ये अपन ने ऐसे। अब मुझे बता, एक वेक्टर है ऐसा, मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा वेक्टर इसका उल्टा है, मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? पहले डायरेक्शन बताओ। जो बड़ा वेक्टर है उसका डायरेक्शन रहेगा ना, और रिजल्टेंट क्या करेंगे? प्लस या माइनस। अपोजिट डायरेक्शन को माइनस होगा तो 5 में से 3 गया। तो थोड़ी देर के लिए ये 3 में से ही एक को भूल जाओ, इन दोनों पे ध्यान दो। EL और EC दोनों एक दूसरे को कैसे हैं? अपोजिट। दोनों एक दूसरे को कैसे हैं? अपोजिट। तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? माइनस करके, बड़े में से छोटा। और डायरेक्शन किसका रहेगा? बड़े वाले। बड़ा का कौन है? EL। तो देख, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ EL and EC will be EL minus EC। EL और EC का रिजल्टेंट क्या रहेगा? वो EL minus EC। और डायरेक्शन नीचे आएगा ऊपर आएगा? ऊपर। तो ये मैंने बना दिया बेटा EL minus EC। ये क्या बन गया बोल? EL minus EC। ये वेक्टर हट गया, ये वेक्टर हट गया, इन दोनों की जगह उसका रिजल्टेंट ER है। अब कितने वेक्टर बचे? 2। कौन से? ER और EL minus EC।
इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालें? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालें? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम बनाते हैं, उसका जो डायगोनल देखता है वो क्या रहता है? रिजल्टेंट। करेक्ट है, तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाओ, ध्यान दो, इसके पैरेलल इक्वेशन यहाँ बनेगी, इसके पैरेलल इक्वेशन यहाँ बनेगी, एक पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बना दो, कहाँ बनेगा ये डायगोनल, कहाँ बनेगा डायगोनल? देखो इसी पे डायगोनल ये बन गया डायगोनल ना, ये बन गया डायगोनल। ये रिजल्टेंट है किसका? EL माइनस EC और ER का। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज ना, डेल्टा रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है ना। एंड रिजल्टेंट ऑफ EL माइनस EC एंड ER इज E एज शोन इन, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। EL माइनस EC और ER का रिजल्टेंट कौन है बेटा? E। अब कंपेयर करो E और I को, E और I को कंपेयर करो, E और I को कंपेयर करो जल्दी। कंपेयरिंग E एंड I फ्रॉम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में E और I को कंपेयर करो, जल्दी 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 जल्दी। E I किधर देख, ऐसा लिखा हुआ है E किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है? लीड कर रहा है, लेफ्ट कर रहा है? लीड कर रहा है। कितने एंगल से? 90 डिग्री, 90 डिग्री। देयर इज सम एंगल, देयर इज सम एंगल। इस एंगल को अपन बोल देते हैं फाई। कितना बोल देते हैं इस एंगल को? बोल फाई बोल देते हैं। आई कैन राइट डाउन, ध्यान से लिखना, वोल्टेज और एल्स आप क्या लिख सकते हैं? EMF लीड्स करंट। वोल्टेज या फिर EMF जो है, जिसको मैं E से दिखा रहा हूँ, वो लीड कर रहा है, किसको लीड कर रहा है? करंट को। कितने एंगल से? बाय अ फेज ऑफ फाई। कितने एंगल से था? फाई एंगल से। कितने एंगल से? फाई। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ EMF की इक्वेशन क्या आएगी? EMF की इक्वेशन क्या आएगी? सबसे पहले तो E नॉट आ जाएगा, उसके बाद साइन आ जाएगा। I की इक्वेशन क्या थी? ओमेगा टी। ये लीड करना चाहिए, तो क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस या माइनस? लीड कर रहे हैं ना ये, लीड कर रहे हैं ना ये, तो लीड कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस पाई बाई 2 ना। कितने फेज से? दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये करंट का इक्वेशन है, ये EMF का इक्वेशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि LCR सर्किट में वोल्टेज करंट को क्या करता है? लीड करता है बाय फेज ऑफ फाई। सबको समझ आप? तो सबसे पहले मैंने करंट की इक्वेशन की मदद से, फेजर डायग्राम की मदद से EMF की इक्वेशन निकाली। किसकी इक्वेशन निकाल लिया? EMF। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस। अब अपने को क्या निकालने का? बोल, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बेटा O, इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A, इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ B, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OAB, कौन सा ट्रायंगल? OAB ट्रायंगल में अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये वाला क्या है? E है ना, ये E है, दिख रहा है। ये वाला क्या है? हॉरिजॉन्टल क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक कौन है? ER। कौन है ये? ER। ये कौन है? ये EL माइनस EC है, क्या कौन है वो? EL माइनस EC, करेक्ट है। जरा इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। E स्क्वायर इक्वल्स टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। सही है? हाँ क्या ना? सही है। अभी आगे लिखना है ना, आगे लिखना है। E को AC रहने दो, ER स्क्वायर को AC रहने दो, EL माइनस EC को AC रहने दो। इसका स्क्वायर यहाँ आएगा तो E को AC रहने दो, अंडर रूट को AC रहने दो। अभी ER, EL और EC
ई आर ई एल और ई सी तीनों का वैल्यू निकाल के, ई आर का वैल्यू आई आर, इस पे स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ई एल का वैल्यू बोलना आई एक्स एल माइनस ई सी का वैल्यू आई एक्स सी द होल स्क्वायर। सही है। ये अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे ही इन दोनों में से आई कॉमन, अंदर क्या बच गया एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों पर आएगा, इसमें भी रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। दोनों में से आई स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। आई स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। ये आई इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, क्या बचा इधर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। कंपेयरिंग दिस विथ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला करंट वोल्टेज बाय करंट है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्टेज बाय करंट। ई बाय आई की जगह पर ई बाय आई आया है और आर की जगह पर कौन आया है आर की जगह पर कौन है, ये पूरा रूट के अंदर जो भी दिख रहा है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज, यहाँ से देखना दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। ये काम कर रहा है यहाँ पर किसका रेजिस्टेंस का, इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस किससे दिखाया जाता है, एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस किससे दिखाया जाता है आर से नहीं, एक्सएल से नहीं, एक्सी से नहीं, तो किससे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देख इसमें तीनों टर्म है आर भी एक्सएल भी एक्सी। तो एलसीआर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, अरे सर एकदम आसान है ना, इसका आर इसका एक्सएल इसका एक्सएल तीनों ऐड कर दो। एलसीआर सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये सर्किट करंट को कितना रेजिस्टेंस देगा, कैसे निकाला जाता है उसको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर इसको भी कुछ नाम दिया गया, बिल्कुल नाम दिया गया, इसको भी नाम दिया गया। इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं बोल, इम्पीडेंस। क्या बोलते बेटा बोल, इम्पीडेंस। सिंबल है इसका जेड, सिंबल क्या है इसका बोल जेड। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट। क्या रहेगा इसका बोल, ऐसा यूनिट क्या रहेगा ओहम। ये भी ओहम, ये भी ओहम, ये भी ओहम, ये तो ये भी ओहम। एक बात और, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस होता है एडमिटेंस, ये भी याद रखना। रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस होता है एडमिटेंस। इंपीडेंस बताता है करंट को कितना अपोजिशन है, एडमिटेंस बताता है करंट को कितनी आराम से एडमिट किया जाएगा मेरे भाई को। चले इसका ऐसा यूनिट क्या है बोल, पर ओम। पर ओम का एक और नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, याद कर सीमेंस। अरे सीमेंट नहीं रे यहाँ पर बायोलॉजी में सीमेंस। क्या बोल सीमेंस, समझ में आ रहा है। दिस इज एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस एंड दिस इज इंपीडेंस। सर इंपीडेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई, एलसीआर सर्किट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है ये रेजिस्टेंस को दिखाता है और इसी को क्या बोलते हैं इंपीडेंस। अंडरलाइन करो डेफिनेशन इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 296, सॉरी 295। ये ई नॉट बाय आई नॉट इज इक्वल्स टू जेड लिखा है, जेड उसके नीचे वाला पैराग्राफ दूसरी लाइन, द क्वांटिटी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वैसे स्क्वायर गैप कर दो एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज टू फ्लो ऑफ एसी करंट। This total effective resistance of LCR circuit is called the impedance of the circuit and it is represented by Z. So that is the definition of impedance. तो किसका definition हो गया बोल impedance का, तो किसका definition हो गया impedance। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का है बोल 5, तो मुझे ये पता लगाना है कि इसका क्या फॉर्मूला है। तो ध्यान रखिएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, इससे निकाला इसको 5 से। तो कैसा पता लगाएंगे, यही वाले ट्रायंगल से पता। इस ट्रायंगल में tan phi लगा दो, tan phi। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan,
10 का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 5 के अपोजिट में कौन है? EL माइनस EC। एडजेसेंट में कौन है? ER। एडजेसेंट में कौन है? ER। फिर से तीनों का वैल्यू रखो, EL EC ER तीनों रखो। EL I बोलना IXL माइनस IXC डिवाइडेड बाय IR। ऊपर दोनों में से I कॉमन, क्या बचा? XL माइनस XC बाय IR। I से I कैंसिल, तो tan phi की वैल्यू क्या आ रही है? tan phi की वैल्यू क्या आ रही है? tan phi इज इक्वल्स टू XL माइनस XC बाय बोलो 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 R। तो phi क्या मिलेगा यहाँ से? phi विल बी tan inverse of XL minus XC by R. This is the formula to find out phase difference. क्या निकालने का फॉर्मूला बेटा? फेज डिफरेंस। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला, वो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला, वो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। ध्यान तक समझ में अच्छे से, ध्यान तक समझा अच्छे से। आप जरा ध्यान से लिखना, कौन कौन से केस में सर्किट कैसा बिहेव करता है, LCR सर्किट कैसा बिहेव, कौन कौन से केस में, सब लोग ध्यान से लिखना। इसी फॉर्मूले से पता लगेंगे, इसी फॉर्मूले से पता लगेंगे। केस 1, केस 1, व्हाट इफ XL और XC बराबर हो जाए? XL XC बराबर है, यानी कि इंडक्टर है, कैपेसिटर है, पर दोनों का रिएक्टेंस क्या है? सेम। दोनों का रिएक्टेंस क्या है? सेम। तो जरा ध्यान से देखना, XL माइनस XC कितना हो जाएगा? अगर ये दोनों सेम है तो दोनों को माइनस कर दो, और अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 0, यानी phi की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। phi 0 है, मतलब EMF और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? नो फेज डिफरेंस, 0 फेज डिफरेंस। दैट इज EMF एंड करंट आर इन फेज। दोनों कैसे हैं बेटा? इन फेज। ऐसा कौन से केस में होता था? 3 केस याद करो। एक सिर्फ रेजिस्टेंस का केस था, एक सिर्फ इंडक्टर का था, एक सिर्फ कैपेसिटेंस का। तीनों में से वो कौन सा केस था जिसमें करंट और वोल्टेज के बीच में 0 फेज डिफरेंस है? रेजिस्टेंस वाला। तो ये सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ग्रोथ करेगा। ऐसा बिहेव करेगा कि इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर है ही, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कौन देगा? R। सर्किट विल बिहेव एज, बोलो, सर्किट विल बिहेव एज, सुनना भाई, सर्किट विल बिहेव एज, बोलो ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। नाउ लुक एट केस 2। केस 2, केस 2 में क्या मान लेते हैं कि XL ज्यादा है और XC कम है। ये सेम फॉर्मूला, ये सेम केस, XL ज्यादा XC कम, XL ज्यादा XC कम। तो मुझे बताना XL माइनस XC की वैल्यू कैसी आएगी? XL ज्यादा है, XC कम है, ज्यादा में से कम निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। और अगर XL माइनस XC पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, tan इनवर्स निकालेंगे तो एंगल भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। एंगल भी कैसा आएगा? बोल, पॉजिटिव आएगा। एंगल भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अगर E पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी phi पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान से देखना, ये I है, phi पॉजिटिव आ रहा है, मतलब EMF ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऊपर आएगा ना। EMF किधर आएगा? बोल, ऊपर आएगा। ऊपर आ रहा है मतलब लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? लीड कर रहा है, यानी EMF क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। किससे? करंट से। बेटा ध्यान से देखना, देयरफॉर EMF लीड्स करंट। EMF करंट को क्या कर रहा है? लीड। ऐसा किसमें होता था कि EMF लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है? इधर देखो, C व्हील, EMF लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, किसमें होता था? किसके केस में होता था? इंडक्टिव। ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि कैपेसिटर अपना रोल अदा ही नहीं कर रहा है, लेकिन ज्यादा किसकी तरफ इसका झुकाव हुआ है? इंडक्टिव। दिस सर्किट बिहेव एज इंडक्टिव सर्किट, ऐसा लिख सकते हो, या इससे ज्यादा अच्छा लिखना रहेगा, द सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेटेड। मतलब सर्किट में ज्यादा असर किसका देखने को मिल रहा है? इंडक्टर का देखने को मिल रहा है। दैट इज सर्किट इज इंडक्टिव डोमिनेटेड। सर्किट में कौन डोमिनेटेड है? इंडक्टर डोमिनेटेड है। कौन डोमिनेटेड है? बोल, इंडक्टर डोमिनेटेड। समझ आ? लास्ट वन, केस 3। चल बोल दो, तुम लोग ही बोल दो। नेगेटिव है। अरे नहीं, मतलब इधर XL XC बराबर था, इधर XL ज्यादा था, XC कम है, तो लास्ट केस क्या रहेगा? XL कम, XC ज्यादा।
तो अगर एक्सेल एक्सी कम सॉरी एक्सेल कम है एक्सी ज़्यादा है तो एक्सेल माइनस एक्सी कैसा आएगा? एक्सेल माइनस एक्सी कैसा आएगा? वो नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आया है tan इनवर्स निकालोगे तो 5 भी कैसा आएगा? नेगेटिव। 5 भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए करंट है ना, EMF 5 नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। नीचे आओगे ना, नीचे माइनस। EMF लीड कर रहा है, लैग कर रहा है? लैग कर रहा है बिल्कुल। EMF लैग्स करंट। ऐसा कहाँ होता है EMF करंट को लैग करो? EMF करंट को लैग करो। करंट लीड करता है, EMF लैग करता है। करंट लीड करता है, EMF लैग करता है। किसमें? कैपेसिटर वाले केस में। तो यहाँ पर सर्किट में कौन डोमिनेटेड है? इंडक्टर या कैपेसिटर? कैपेसिटर। सर्किट थोड़ा थोड़ा कैपेसिटिव सर्किट की तरह दिखता है। हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेटेड। और इसको याद रखना कितना आसान है। देखते हैं इसको याद रखना कितना आसान है। एक्सेल ज्यादा रहेगा, एल मतलब इंडक्टर ना, सर्किट इंडक्टर डोमिनेटेड है, इंडक्टेंस का ज्यादा असर है। और एक्सी ज्यादा रहेगा, सी कैपेसिटी का ज्यादा असर है। और दोनों बराबर रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह देखते हैं। समझ अच्छे से यहाँ पर ये टॉपिक है। नाउ वन ओनली टॉपिक रिमेनिंग ओवर हियर इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बेटा? सही। इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है बेटा? एक ऐसा ट्रायंगल जो अगर आपको याद है तो आप उस ट्रायंगल की मदद से z का और फाई का फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं। z का और फाई का फॉर्मूला। तो सर वो तो यही वाला ट्रायंगल है। नहीं 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 नहीं, ये ट्रायंगल से आपको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं मिला। ये ट्रायंगल से आपको z निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और फाई निकालने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आया क्या? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्पीडेंस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जो अगर आपको याद है तो आपको z और फाई का फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा। तो कैसा दिखता है जरा ये इम्पीडेंस ट्रायंगल? सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। क्या बना देना है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल ले लेना है 5। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। ये ER EL EC थोड़ा सा ER EL EC थोड़ा सा सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये EL और EC की जगह पर आएगा एक्सेल माइनस एक्सी। क्या आएगा बोल? एक्सेल माइनस। ये ER की जगह पर आएगा R। इधर एक्सेल एक्सी, इधर R। तो बेटा वोल्टेज की जगह पर क्या ले लिया हूँ? रिएक्टेंस रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ पे भी ओवरऑल वोल्टेज की जगह पर क्या आएगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस। ये देखिए ध्यान से। इंडक्टर का वोल्टेज लेने की बजाय इंडक्टर का रेजिस्टेंस ले लियो। कैपेसिटर का वोल्टेज लेने की बजाय कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ले लियो। रेजिस्टर का वोल्टेज लेने की बजाय रेजिस्टर का रेजिस्टेंस ले लियो। तो पूरे सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज लेने की बजाय पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस लेंगे। पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बोल? Z। इस ट्रायंगल को बोलते हैं इम्पीडेंस। अगर आपको एक ट्रायंगल पता है, इधर Z इधर R, वहाँ पे एक्सेल माइनस एक्सी, तो आप डायरेक्ट Z का और फाई का फॉर्मूला निकाल सकते हो। देख कैसे? इसमें पाइथागोरस लगा क्या आएगा? Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो Z क्या हो गया? ये रूट आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आया डायरेक्ट। इसी ट्रायंगल में tan फाई लगा। इसी ट्रायंगल में tan फाई लगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan फाई? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट सॉरी एक्सेल माइनस एक्सी बाय R। ये tan इधर भेज दो, क्या आएगा? फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी बाय R। इस ट्रायंगल को इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली Z और फाई का फॉर्मूला निकाल सकते हो। दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ LCR सर्किट। यहाँ पर क्या खत्म कर बोल? LCR सर्किट। इधर पे दिया हुआ है पूरा। पेज नंबर 295 पे इसको स्टार्ट किया। 296 पे लास्ट टॉपिक है इम्पीडेंस ट्रायंगल, वहाँ तक पढ़ा दिया मैंने। अब नेक्स्ट सेक्शन हम लोग यहाँ से चल रहे एग्जाम्पल 13.5 13.6 समझ में आया अच्छे से? फिजिकल में अभी ब्रेक ले लो आधे घंटे का, और ब्रेक के बाद आना। जब तक रशियद सर नहीं आएंगे तब तक इसको लिखते रहना, और अगर आ गए टाइम पे या जल्दी आ गए तो मैं इसका फोटो लेके ग्रुप में डाल दूँगा। बाकी का बच्चा